नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। सन 1991 में जो 3 नीतियाँ लागू हुई थी, 3 आर्थिक नीतियाँ लागू हुई थी, कौन कौन सी? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। हमने इन तीनों नीतियों का अर्थ जाना और अब हम जानेंगे इन तीनों नीतियों से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या सुधार आया। ठीक है, तो लिखा है यहाँ, अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए 3 दशक हो चुके हैं। 3 दशक का मतलब होता है 30 साल। 10 साल का एक दशक होता है, तो यहाँ 3 दशक बताया मतलब 30 साल। आइए इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। निष्पादन का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में जो सुधार लाने के प्रयास किए गए थे, तो उनसे अर्थव्यवस्था में क्या समृद्धि हुई, अर्थव्यवस्था में क्या विकास हुआ। ठीक है, अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं। समृद्धि मतलब वही विकास है ना। तो कोई भी देश रहता है तो उसकी अर्थव्यवस्था विकसित हुई है या अविकसित हुई है या विकासशील है, इन तीनों ही बातों की जानकारी उस देश की जीडीपी से ज्ञात किया जाता है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक देश एक निश्चित समयावधि में, और सकल घरेलू उत्पाद की समयावधि 1 वर्ष की होती है, तो एक देश एक निश्चित समयावधि में अपने देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त करता है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनो, सन 1991 में 3 आर्थिक नीतियां लागू हुई थी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। इन तीनों ही नीतियों से क्या सुधार आया है वो हमें इसमें जानना है। तो बताया है कि अर्थशास्त्री किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि मतलब वहां का विकास उस देश की सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी से ज्ञात करते हैं। तो हम भी जीडीपी से देखते हैं, तो यहाँ जीडीपी सारणी 3.1 में बताई गई है। तो हम 3.1 में देखते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था की समृद्धि हुई है, मतलब अर्थव्यवस्था में विकास हुआ है। तो यहाँ अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र बताया गया है, और ये कुल योग मतलब कि ये बताई गई है यहाँ पर जीडीपी। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 1980 से 81 में कृषि क्षेत्र 3.6 था, फिर 1992 से 2001 में 3.3 रहा, मतलब कि घट गया। फिर वापस 2002 से 2007 में भी घटता हुआ दिख रहा है, फिर 2007 से 12 में थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा, फिर 2012-13 में तो बहुत ज़्यादा घट गया, फिर 13-14 में बढ़ा, तो 14-15 में माइनस में चला गया कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो कुल मिला के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सन 2014 से 15 में कितना रहा? -0.2। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। तो 1980 से 81 में औद्योगिक क्षेत्र हमारा कितना था? 7.1, जो कि 1992 से 2001 में थोड़ा घट गया, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा और फिर घटा और फिर थोड़ा सा बढ़ा। ठीक, इसी तरीके से अब हम देखते हैं यहाँ पर सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र देखो 1980 से 91 में कितना था? 6.7, फिर बढ़ा 8.2, फिर 1% घटा, तो यहाँ पर वापस से 3% बढ़ गया, फिर 2% घटा, 1% यहाँ घट गया और फिर वापस से यहाँ 2% बढ़ गया। तो इस तरीके से यहाँ लास्ट में हमारी ये सारी क्या है? जीडीपी, सब साल की जीडीपी बताई गई है कि 1980 से 91 में जीडीपी 5.6 थी, सन 1992 से 2001 में 6.4 थी, और इस तरीके से लास्ट में सन 2014 से 15 में हमारी जीडीपी 7.4 रही। तो यहाँ कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के माध्यम से जीडीपी बताने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान रहा। ठीक है, कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम रहा, और देखा जाए तो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक सेवा क्षेत्र, इसमें से सबसे ज्यादा काम सेवा क्षेत्र में हुआ, फिर औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, फिर कृषि क्षेत्र में हुआ। ठीक, तो यहाँ ये सारा आपको समझ में आ गया, जीडीपी, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक सेवा क्षेत्र सबके बारे में। तो यही डिटेल आगे यहाँ पर बताई गई है जो हमने सारणी 3.1 में पढ़ी है। इसने हमें बताया कि 1991 के बाद से भारत में 2 दशकों तक तो सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही। सकल घरेलू उत्पाद 2 वर्ष तक तो बढ़ा। एक बार फिर देख लो यहाँ पर, ये देख लो हर वर्ष का यहाँ पर अपन को बताया गया है 5.6 से 6.4 और 6 से 7.8, फिर यहाँ पे 8.2, फिर देखो घटता हुआ 5.6, फिर कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे सभी क्षेत्र की जीडीपी है। तो 2 दशक मतलब 20 सालों तक तो
हमारी जीडीपी बढ़ी। फिर बताया सकल घरेलू उत्पाद 1980-91 में 5%, 6 से बढ़कर 2007-12 में 8.2% हो गई। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई। जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए, वहीं सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई। हमने तीनों क्षेत्र पढ़े थे। कृषि क्षेत्र में कमी ही बताई गई, औद्योगिक क्षेत्र में कमी वृद्धि बताई गई और सेवा क्षेत्र तो निरंतर बढ़ता ही रहा। इससे यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई। हमने भी ये पढ़ा कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? सेवा क्षेत्र का। तो हमारे देश की जीडीपी सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र से बढ़ी। फिर आगे लिखा, सन 2002 से 15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई। जहां 2013-14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी आई, वहीं बाद के वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। हमने पढ़ा लास्ट में कृषि क्षेत्र ऋणात्मक हो गया। फिर सेवा क्षेत्र में ऊंची वृद्धि दर बनी रही, जो 2014-15 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से भी अधिक रही। लास्ट में हमने यहाँ देखा था, एक बार फिर देख लो, हमारा जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा रही। देखो सेवा क्षेत्र 7.4 है, जबकि हमारा सकल घरेलू उत्पाद 7.4 है, जबकि सेवा क्षेत्र कितना है? 9.8। तो इसने भी हमको यही बोला है यहाँ कि सेवा क्षेत्र तो जीडीपी से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र में अब तक का उच्च वृद्धि दर 9.8% रिकॉर्ड किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में 2012-13 में तेज गिरावट आई, तत्पश्चात बाद के वर्षों में बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व बैंक में तेजी से वृद्धि हुई। विदेशी निवेश जिसमें क्या क्या शामिल रहता है? प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों सम्मिलित होते हैं। हम इसका अर्थ जानेंगे, उससे पहले इस लाइन को एक बार फिर रीड करेंगे। लिखा है यहाँ, अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई। जब हमारे देश में अनेक देश की कंपनियां आके काम करने लगी, तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा आई है। ठीक है, निर्यात बढ़ा तो विदेशी मुद्रा आई, तो इस कारण हमारे देश का रिजर्व बैंक में बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा के भंडार भरे। अब देखेंगे प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश का क्या अर्थ है। प्रत्यक्ष निवेश का मतलब होता है, प्रत्यक्ष निवेश को हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष निवेश को आप एफडीआई बोल दो, इंग्लिश में एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें ऐसा होता है कि हम दूसरी कंपनी के, दूसरे देशों के शेयर तो खरीदते ही है, साथ में हम दूसरे देश में जाकर हमारे कंपनी की नए सिरे से शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब है, जब एक देश दूसरे देश में जाकर किसी कंपनी की नए सिरे से शुरुआत करता है, उसके देश में वो कंपनी नहीं होती है, वो दूसरे देश में उस कंपनी को जाकर खोलता है, तो इसे प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई कहा जाता है। और एक है संस्थागत विदेशी निवेश, जिसे एफआईआई कहा जाता है। ठीक है, इसका भी मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक देश अपने देश में तो काम करता ही है, उसके अलावा वह दूसरे देश में भी निवेश करता है, तो इसे संस्थागत निवेश कहते हैं। प्रत्यक्ष निवेश किसी दूसरे देश में जाकर शुरू से काम करना, और संस्थागत निवेश अपने देश में तो काम कर ही रहे हैं, वही काम दूसरे देश में जाकर भी करते हैं, उस देश में भी निवेश करते हैं। तो यहाँ दोनों ही सम्मिलित है निवेश में, विदेशी निवेश में। आगे बताया गया है कि 1990 से 91 में 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर से ऊपर उठकर 2017-18 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच गया। क्या पहुंच गया? विदेशी निवेश भारत में। फिर भारत के विनिमय रिजर्व का आकार, रिजर्व बैंक का आकार 1990 से 91 में 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 413 बिलियन डॉलर हो गया। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता है। ठीक है, तो विदेशी निवेश से हमारे देश में क्या क्या फायदा हुआ, रिजर्व बैंक को क्या फायदा हुआ, ये हमने देखा इसके आंकड़ों से। फिर आगे लिखा है यहाँ, सन 1991 के बाद से भारत वाहन, कलपुर्जों, दवा का सामान, इंजीनियरिंग उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद और वस्त्र आदि में एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया। क्या बोला गया है कि सन 1991 के बाद
जो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण नीतियां लागू हुई थी, उदारीकरण से प्रतिबंध हट गए थे। निजीकरण का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए सारे द्वार खोल दिए गए थे। वैश्वीकरण, विश्व के बंद दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए गए थे। तो इन सबसे हमारे देश के अनेक क्षेत्र, कौन कौन से, इंजीनियर उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी, वाहन, कलपुर्जे, सब में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई और एक वस्त्र के रूप में, वस्त्र आदि के एक सफल निर्यात के रूप में विश्व बाजार में हमारा भारत जम गया था। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश के अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी होती रही। ये समस्या विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंध से जुड़ी रही। कहने का मतलब है कि जब हमारे देश में काम करने के लिए विदेशी व्यक्ति आ रहे हैं तो एक वो हमारे देश में क्या लेके आ रहे हैं, उनकी पूंजी लेके आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर रोजगार में भी कमी आ रही है। उसके अलावा कृषि क्षेत्र, उद्योग, इनमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई। क्यों देखी गई है? क्योंकि अब हमारे देश में आयात होने लगा तो विदेशों के आगे हमारे देश की वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि विदेशों के पास टेक्नोलॉजी थी तो उनकी वस्तु सस्ती थी और हमारे देश की वस्तु महंगी थी। तो भारत के जितनी भी वस्तुएं थी, जो भी उत्पाद थे, चाहे कृषि क्षेत्र को ले या सेवा क्षेत्र को लो, किसी को भी लो, तो वो उत्पाद विदेशी का जो सस्ता उत्पाद था उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ अब हम पढ़ेंगे समृद्धि और रोजगार में क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि आर्थिक नीति जो थी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव थे तो कुछ नकारात्मक भी थे। फिर यहाँ लिखा, यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया। आपको रोजगार समृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर संबंध के बारे में हम अगले अध्याय में समझाएंगे। बस हम एक आंकड़े से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने अभी तालिका 3.1 देखी थी, उसमें हमने देखा था कि 1% की दर से जीडीपी हमारी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा। तो कहने का मतलब है यदि 1% जीडीपी बढ़ती है, 1% फिर से देखेंगे, यदि 1% जीडीपी बढ़ती है तो देश के 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जबकि 50 लाख लोगों को ही रोजगार मिला। तो यही बात इसमें कही गई है कि हमारे अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश हुआ, आर्थिक नीतियों को लागू कर अनेक उद्योगों की स्थापना की गई, लेकिन फिर भी रोजगार यहाँ पर कम ही रहा। जब विदेशी कंपनियां आती है तो नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, रोजगार के अवसर हैं, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं बढ़ा। अब आप इसके बारे में आगे हमारे चर्चा में हम और डिटेल में पढ़ेंगे रोजगार के बारे में। यहाँ केवल हम जीडीपी की बेस बता सकते हैं कि यदि जीडीपी 1% बढ़ी है तो रोजगार 1% दर से रोजगार करना चाहिए, कि रोजगार में हुआ 50 लाख। तो यहाँ तक आप समझ में आया है? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए, हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।